देखिए लाइट की अगर हम बात करें तो सबसे तेज अगर कोई यूनिवर्स में चलता है तो वो होती है हमारी लाइट। अब जब हम यूनिवर्स में जाते हैं तो अलग अलग प्लैनेट्स हैं बहुत दूर दूर, उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर में। जो नई यूनिट है लाइट ईयर, ये क्या होती है? एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। इसका एक आइडिया अगर मैं आपसे कहूँ, 1 लाइट ईयर होता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस। जैसे थोड़ा सा आइडिया लें, अर्थ से एक सैटेलाइट को भेजा गया मून पर, अपोलो सेकेंड, उसको लगे थे 4 दिन, और 1 लाइट सेकेंड इतनी डिस्टेंस थी। 1 लाइट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर गई। यहाँ पे देखें सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस 8 लाइट मिनट, यानी कि सन से अर्थ तक लाइट आने में केवल 8 मिनट लगते हैं उसको। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए सन से सबसे पास में जो स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसकी डिस्टेंस है 4.24 लाइट ईयर्स। ये एक रफ आइडिया दे रहा है। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, वो लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स इतनी लंबी फैली हुई है। ऐसे ही नियर बाई हमारी जो गैलेक्सी है वो लगभग 25 लाख लाइट ईयर दूर है हमसे। ठीक है, सो यूनिवर्स बेसिकली बहुत बड़ा है बेटा, और उनकी डिस्टेंसेस को हम मेज़र किलोमीटर या मीटर में नहीं कर सकते। एक बड़ी यूनिट डिफाइन की जाती है एंड दैट यूनिट इज़ लाइट ईयर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके को साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वन इज़ वेरी सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, सो पैरेलैक्स का आइडिया मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि पैरेलैक्स होता क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आँख के सामने रखकर आप राइट और लेफ़्ट आई से उसको देखोगे तो उसकी पोजीशन आपको चेंज मिलेगी। इसको हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पैरेलैक्स मेथड में। ठीक है, जैसे ध्यान से ऑब्जर्व करें आप, ये जो थंब है आपको वो अभी यहाँ दिख रहा है, दूसरी आई से देखेंगे तो दूसरी पोजीशन पे दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी गाड़ी में जाते हैं तो बाकी सब चीज़ें पीछे की तरफ जाती हुई दिखती हैं, लेकिन मून हमेशा हमारे साथ में चलता है। इसका भी रीज़न आज हम पैरेलैक्स के थ्रू समझेंगे। इस चीज़ को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो पैरेलैक्स मेथड के थ्रू, पैरेलैक्स के थ्रू, कि क्यों आखिर चंदा मामा हमारे साथ साथ चलते हैं। आप कहीं से भी इसको देखो, आपको ये लगेगा कि चांद जो है हमारे साथ चल रहा है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों से इसका जब आंसर पूछा जाता है, आप पूछ के देखना कि ऐसा क्यों होता है कि जहाँ से देखो चंद्रमा हमारे साथ चल रहा है। एक आदमी लेफ़्ट में जा रहा है तो उसके साथ भी जा रहा है, एक आदमी राइट में जा रहा है तो उसके साथ भी जा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग ये आंसर देते हैं कि सिंस मून बहुत बड़ा है इसीलिए उसको कहीं से भी देखो वो तो आपको अपने साथ में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो इसका आंसर मून के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता बेटा। ठीक है, ये एक हमारे दिमाग में गलत नोशन है कि सिंस चंद्रमा बड़ा है इसीलिए उसको कहीं से भी देखो वो सेम ही दिखेगा, हर जगह से वो सबके साथ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल आंसर लाइज इन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, कोई चीज़ आपको पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है या वहीं पर रुकी हुई दिखाई दे रही है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी है, ना कि इस बात पर कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या छोटा। जैसे इसको समझने के लिए, इसको विजुलाइज करने के लिए आप ये वीडियो देखें ध्यान से। देखिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये तो पीछे जाती हुई अपीयर हो रहे हैं, लेकिन मून हमेशा सेम दिख रहा है। अब इसको विजुलाइज कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूँ, ये रोड है आपकी, ठीक है, यहाँ पर आप व्हीकल से जा रहे हैं लाइक दिस, और यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक बिल्कुल पास में, एक उससे दूर और एक और भी दूर है। ठीक है, यहाँ से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। 2 पॉइंट मैंने रोड पे ले लिए, ए और बी। ठीक है, अब जब आप ए से इसको देखना शुरू करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो आप अभी देखिए आपका सिर है, लाइन ऑफ साइट ये है आपकी। ठीक है, अब जब आप इसको चल रहे हैं देख रहे हैं तो आपका सिर घूमता जाएगा, क्योंकि इसको देखना है, ये तो यहीं फिक्स है। यस और नो? सो बेसिकली यहाँ पे समझें कि हो क्या रहा है। जब आपने इसको यहाँ से ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट,
फिर आपने इसको थोड़ी दूर और जाकर यहाँ से ऑब्जर्व किया, तो ये लाइन ऑफ साइट। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप यहाँ से देखोगे इस ऑब्जेक्ट को, इसको, तो ये यहाँ दिखाई देगा। जब आप इसको मान लीजिए यहाँ से देखोगे तो ये आपको बेसिकली अब आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ये। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय अब यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे ही जब यहाँ से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, जहाँ से आप देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट भी आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान समझिए, यस और नो। सो जैसे ही आप इसको यहाँ से देखते हो तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट आपको अपने से राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी कि ये ऑब्जेक्ट आपको अब अपने राइट में दिखेगा। अगर मैं इसके बात करूं तो ये इसको अपने राइट में देखेगा, इस वाले आदमी को अपने लेफ़्ट में दिख रहा था। ठीक है, सो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ऐसा आपको अपीयर होगा कि अगर आपका मोशन है इस तरफ तो ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आपकी लाइन ऑफ साइट चेंज होगी उतना ही ज़्यादा आपको इसका मूवमेंट दिखाई देगा। क्लियर? मतलब अगर मान लीजिए इसकी बात करूं मैं, तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट थी ये और यहाँ से लाइन ऑफ साइट है ये। तो अब आप अगर ध्यान से देखो कि जब आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए तो आपकी लाइन ऑफ साइट चेंज हुई इस एंगल से। ठीक है, तो अब इसका मूवमेंट आपको इसके कंपैरिजन में कम दिखाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका सिर अब रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में कम टर्न होगा। ठीक है, और मैं अगर दूर कह दूं और दूर, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो अब यहाँ से जब आप देखोगे तो ये ऐसे, और यहाँ से जब आप देखोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो ये एंगल इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो और कम होगा। ये एंगल है क्या बेसिकली कि आपको अपना सिर कितना घुमाना पड़ रहा है उसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जैसे मैं कहूँ मैं कैमरे की तरफ अभी देख रहा हूँ, अभी मैं इसको देख रहा हूँ, अभी मैंने सीधा कर लिया सिर, अभी मैं ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, सो मुझे अल्टीमेटली अपना सिर पहले इस डायरेक्शन में था लाइक दिस, फिर मुझे घुमाकर इस डायरेक्शन में करना पड़ा लाइक दिस। तो जितना ज़्यादा मुझे ये टर्न लेना पड़ रहा है अपने सिर को, उतना ही ज़्यादा मुझे ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए मैं अगर थोड़ा सा ही टर्न लेता हूँ, इनिशियली पहले ऐसे देख रहा था और अब ऐसे देखा, बस इतना टर्न हुआ, तो मुझे वो चीज़ कम मूव होती हुई दिखाई देगी। यस और नो? सो ये टर्न किस पे डिपेंड कर रहा है? आप ध्यान से देखो, ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर है। ध्यान से देखो, मान लो सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट भी मैं रख देता, तो जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा एंगल ऑफ टर्न आपके सिर का घूमना उतना ही कम होगा। यस और नो? यही रीज़न है। अब हम बात कर लेते हैं कि मून अगर हम बात करें तो वो अर्थ से बहुत दूर होता है एज़ कंपेयर टू नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसमें आप कहूँ कि आप इसको एक तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, ध्यान से देखें। देखिए, इस केस में आपकी एंगल ऑफ जो बेंडिंग है सिर की वो एज़ कंपेयर टू दिस कम हो गई है। अब अगर मैं बात करूं मून की, तो ध्यान से देखिए, मून अर्थ से इतने किलोमीटर दूर है। ठीक है, और अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है मून। तो अब अगर कोई आदमी मान लीजिए मून अर्थ पे चलना शुरू करता है और मून को ऑब्जर्व करता है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक एंड से अर्थ के दूसरे एंड तक चला जाऊं, तब भी ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है मून पर वो केवल 2 डिग्री होता है। इसका मतलब समझ में आया आपको? मतलब ये अगर आपकी अर्थ है, ध्यान समझें, ये अगर आपकी अर्थ है और ये आपका मून है, तो अगर आप धरती के एक छोर से दूसरे छोर पर भी चले जाओ, ठीक है, तब भी आपको
जो सिर घुमाना पड़ेगा, अगर वो कैलकुलेट करना चाहते हो वो कैसे करोगे, इस एंड से मून को मिलाओ, इस एंड से मून को मिलाओ, तो केवल इतना आपको अपना सिर टर्न करना पड़ेगा, ठीक है, उसको देखने के लिए। यहाँ से लाइन ऑफ साइट ये है, यहाँ से लाइन ऑफ साइट ये है, ठीक है। तो ये जो एंगल है जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो वही यहाँ पर विजुलाइज कराया गया है आपको, दैट एंगल इज़ वेरी स्मॉल, बिल्कुल 2 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और वो एंगल कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो एल तो हो जाएगा अर्थ का डायमीटर और ये हो जाएगी अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस। तो ये 2 डिग्री एंगल आता है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब आपको सिर घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मून को कहीं से भी देखो, वो ऑलमोस्ट आपको सेम लाइन ऑफ साइट पे दिखाई देगा, ठीक है। यही रीज़न है कि हमें हमेशा लगता है कि मून हमारे साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अगर मून बिल्कुल पास में होता, ठीक है, मान लो ये अर्थ है और मून बिल्कुल पास में होता, तो बेशक मून कितना भी बड़ा है, लेकिन अगर ये पास में है तो उस केस में ये एंगल काफ़ी बड़ा होता और ये मून भी हमें लेफ़्ट और राइट में जाता हुआ अपीयर होता। इज़ दैट क्लियर? आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। सो नाउ लेट मी प्ले दिस अगेन, ध्यान से देखें। फर्स्ट लेट मी रफ इट। सो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मून क्यों हमें हमेशा एक ही लाइन ऑफ साइट में दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर डिस्टेंस मेज़र कैसे करें अर्थ और मून की, कैसे साइंटिस्ट्स ने अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस मेज़र की होगी। देखो एक तरीका तो बहुत सिंपल है कि मान लो ये अर्थ है और इसके पास में ये मून है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं अर्थ पर ही 2 पॉइंट ले लूँ ए और बी, ठीक, और मैं मून को इससे मिलाऊँ, ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा प्रॉब्लम ये होती है कि इवन दो अगर आप बिल्कुल 2 एंड के पॉइंट ले लो, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन अर्थ विच इज़ पॉसिबल, तब भी ये जो एंगल सबटेंड करता है मून पर वो केवल 2 डिग्री होता है, ठीक है, केवल 2 डिग्री। अब ऐसा तो है नहीं कि आप आज यहाँ खड़े हो और आपको मून की डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो आप यहाँ से एक रीडिंग लो, मून को देखो और फिर जाके दुनिया के लास्ट कॉर्नर से देखो, है ना, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो और मान लो चले भी गए तब भी केवल 2 डिग्री दिखाई देगा एंगल में चेंज, ठीक है, विच इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, ठीक। तो फिर क्या करें कि हमें ये डिस्टेंस मेज़र करनी है मून की अर्थ से। देखो अगर ये एंगल सफिशेंटली लार्ज होता, मान लो थीटा, ठीक है, तो फिर ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए आप मेज़र कर लेंगे, ये हो गया बेसिस, और ये जो डिस्टेंस है अर्थ से यहाँ तक की ये होगी रेडियस। तो वी कैन से b इज इक्वल टू r इंटू थीटा, सो r इज इक्वल टू b अपॉन थीटा, ठीक है। इन केस अगर ये थीटा बड़ा होता तो सीधा सीधा आंसर था b अपॉन थीटा करना था, आपको आंसर आ जाता। मतलब जिन 2 पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया है वो डिवाइडेड बाई एंगल, वो आपको दे देता डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द मून। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी डिस्टेंस पर, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन अर्थ, उस पर भी जो एंगल सबटेंड होगा वो केवल 2 डिग्री होगा, ठीक है। और वो प्रैक्टिकल मेथड भी नहीं है कि दुनिया के 2 छोरों पर पहुंचना और फिर मेज़रमेंट लेना, ठीक। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, ध्यान से समझें, एक टेक्निक डेवलप की है। और वो टेक्निक क्या है, ध्यान से समझें। अब आप इस वीडियो को देखें, ये आपकी अर्थ है, ये 2 पॉइंट हैं इस पे, लेकिन सिंस ये दूर है, साइंटिस्ट ने क्या किया, सन के चारों तरफ अर्थ लगाती है चक्कर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस मून को चाहते हैं कि ये भी लेफ़्ट और राइट में जाता हुआ अपीयर हो, तो इसको हमें बहुत लंबी डिस्टेंस है, मतलब एक लाइन ऑफ साइट अगर यहाँ पर है
तो दूसरी लाइन ऑफ साइट बहुत दूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल पास में रखोगे एज़ कंपेयर टू द डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस है और यहाँ से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये तो एंगल क्या मिलेगा, बहुत छोटा। तो दो तरीके हैं, या तो हम मून को अर्थ से पास में ले आएँ, तो वो तो हमें करना नहीं है क्योंकि वो तो फिक्स है और हम कर भी नहीं सकते। तो दूसरा ये है कि अगर ये एंगल बड़ा बनाना है मुझे, तो मैं मून को बहुत दूर से ऑब्ज़र्व करूं। जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं उनके बीच में डिस्टेंस सफिशिएंटली लार्ज हो, ठीक है, तो फिर जो लाइन ऑफ साइट बनेगी उनके बीच में एंगल सफिशिएंटली लार्ज होगा जिसको आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस तो थी अर्थ के दोनों एंड, ठीक है, तो उससे भी एंगल लेकिन बहुत कम मिल रहा था। तो अब साइंटिस्ट ने बताया कि सिंस हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अगर जुलाई में अर्थ यहाँ पर है तो 6 महीने के बाद जस्ट अपोजिट पहुँच जाती है वो सन के दूसरी तरफ, डायमीटर के अपोजिट एंड पर, ठीक है। सो ये डिस्टेंस आपकी सफिशिएंटली लार्ज होती है जहाँ से आप मून को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो साइंटिस्ट ने जो मेथड प्रपोज किया वो क्या था आपका, ध्यान समझिए। उन्होंने कहा कि जुलाई में आप यहाँ से खड़े होकर अर्थ में मून को ऑब्ज़र्व करिए, तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट आ गई है। उसके बाद उन्होंने कहा उसी पॉइंट पर 6 महीने बाद, मतलब यहाँ पर दिसंबर में, अब आप उसी पॉइंट पर खड़े होकर मून को फिर से ऑब्ज़र्व करिए। तो ये जो दो आपकी डायरेक्शंस मिलेंगी इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज़ सफिशिएंटली लार्ज, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आर्क लेंथ हो गई मेरी दैट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसका 2 टाइम्स। तो ये लेंथ होती है सन से अर्थ की लेंथ होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, और अर्थ से सन ये भी हो जाएगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है आपकी कैपिटल डी, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तो अर्थ से मून तक की ये जो डिस्टेंस है आर, दैट यू कैन कैलकुलेट नाउ, आर इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा, ठीक है। सो दिस इज द वे टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। और मून ही नहीं, और भी कोई दूर का अगर कोई तारा है तो हम उसकी डिस्टेंस इस तरह से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक प्लैनेट की डिस्टेंस आप ऐसे ही मेज़र करो 6 महीने बाद रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। अगर कोई पास में है, मान लीजिए मून, ठीक है, अगर कोई प्लैनेट पास में है तो आप अर्थ के ही किसी 2 पॉइंट से रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। मेन ये होता है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो प्लैनेट है वो लगभग, मतलब अगर पास में है रिलेटिवली तो आप अर्थ पर ही 2 पॉइंट ले लीजिए, लेकिन अगर बहुत दूर है तो फिर आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है।